गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग की बेहतरीन सी क्लासें, फिजिक्स में लगभग सिलेबस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ एक क्लासें रहती हैं 2-3, वो मैं करवा दूँगा आपको। आज एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं केमिस्ट्री, और बेहतरीन सी क्लास केमिस्ट्री की, और बड़ी ही अच्छी क्लास में आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, केमिस्ट्री में लगभग 8 से 10 चैप्टर जो आपके बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ एक प्रकार से एसेंशियल है, अनिवार्य है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो ही हम पढ़ेंगे बेटा। एसएससी सीजीएल की बात कर लें, चाहे किसी भी आप वन डे एग्ज़ाम की बात कर लें, जितनी केमिस्ट्री सफिशिएंट रहेगी उतने लेक्चर में आपको जो है वो करवाऊँगा। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल लिखेंगे प्यारे बच्चे। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल की बात करें और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल को हिंदी में कहा जाता है प्यारे बच्चे धातु, और नॉन मेटल को क्या कहा जाता है बेटा, अधातु कहा जाता है। एक प्रकार से मेटल क्या है, ध्यान से सुनने वाली बात, एक प्रकार से मेटल क्या है, अर्थ क्रस्ट से बहुत से मटेरियल हम निकालते हैं बेटा। ठीक है, जिसमें बहुत से खनिज आ जाते हैं, जिनके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके, मेरी वॉइस आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो फटाफट से डियर स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए और बताइए जी। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा मेटल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल की बात करें तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे कि मेटल जो है वो किस प्रकार की चीज होती है। मेटल के भौतिक गुणों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर। किसने ये वायर हिला दिया जी। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, भौतिक गुणों के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, मोस्टली मेटल आर सॉलिड। 3 अवस्थाएं आप नेचर में मुख्य रूप से पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितनी अवस्थाएं आप पढ़ते हैं बेटा, किसी भी पदार्थ की अगर बात करें स्टेजेस की, तो 3 मेजर स्टेज आप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेटल की अगर बात की जाए तो मोस्टली मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अधिकांश इस भूमि के ऊपर अधिकांश जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं बेटा, सॉलिड होती हैं। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं बेटा। कैसी अवस्था में होती हैं बेटा, ठोस अवस्था में होती हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, यानी कि उनका नेचर कैसा होगा, लिखेंगे मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं।
धातुएं क्या होती हैं बेटा, विद्युत घनात्मक होती हैं, यानी कि मेटल्स के ऊपर किस प्रकार के चार्जेस होंगे, तो मेटल हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज को लाई करती है बेटा। किसको लाई करती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक तरीके से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा Au दैट इज द गोल्ड, जैसे मैंने लिखा Ag यानी कि सोना, मैंने लिखा सोना चांदी Al एल्यूमिनियम, मैंने लिखा Zn जिंक। अब देखेंगे सभी के ऊपर कैसा चार्ज आपको नजर आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है कि मेटल जो है सारी की सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, इस नेचर के अंदर पॉजिटिव चार्ज को कंसिस्ट करती हैं। समझ में आ गई। अब पॉजिटिव को कंसिस्ट करेंगी तो डोनेट करेंगी किसको, नेगेटिव को। याद रखेंगे इनके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज क्या कर देंगी बेटा, डोनेट कर देंगी। और नॉन मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगी कौन, नॉन मेटल। समझ में आ गई ना बात, यहां तक क्लियर है। चलें आगे, देखिए समझिएगा ध्यान से। हमने कहा कि मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा कि ये आ गया बेटा आपका सोना हो गया, उसके बाद ये चांदी हो गया बेटे, एल्यूमिनियम हो गया बेटे, जिंक हो गया बेटा, ये सारे के सारी मेटल हैं और इनके ऊपर कैसा चार्ज नजर आ रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो यहां से हम मान सकते हैं कि मेटल जो है वो क्या करती हैं बेटा, डोनेट करती हैं, दान करती हैं किसको, नेगेटिव को। समझ में आ गई, मेटल क्या कर रही हैं, डोनेट कर रही हैं किसको, नेगेटिव को, और अपने पास क्या रख रही हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि मेटल जो है वो क्या होती हैं बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, विद्युत घनात्मक होती हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इनके ऊपर कैसा आवेश होगा प्यारे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां तक क्लियर है, पक्का, डेफिनेटली। एक तो ये बात कही कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगी, दूसरी क्या बात कही हमने कि मेटल जो है वो, अधिकांश मेटल जो है वो क्या होंगी, सॉलिड होंगी। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के रूप में डिस्कस करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि अधिकांश मेटल क्या होंगी, सॉलिड होंगी। लिखेंगे मोस्टली मेटल क्या है सर, सॉलिड है। क्या है बेटे, सॉलिड है सर, ठोस है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन के तौर पे लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन के तौर पे लिखेंगे, अपवाद के तौर पे लिखेंगे। क्या बेटा, लेड, और सॉरी अपना क्या कहते हैं, Hg, मरकरी यानी कि पारा। पारा क्या है बेटा, पारा जो है वो लिक्विड मेटल है। पारा क्या है प्यारे बच्चे, लिक्विड मेटल है। पारा क्या है, लिक्विड मेटल है। हमने क्या कहा कि अधिकांश धातुएं कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड में, बट यहाँ पे पारा क्या है जी, लिक्विड अवस्था में। पारा भी तो एक मेटल ही है, लेकिन वो किस स्टेज पे है, लिक्विड अवस्था में। एक्सेप्शन के तौर पे ओनली सिंगल मेटल इन लिक्विड फॉर्म। समझ में आ गई, वो कौन सी है, मरकरी है, पारा है, जिसको आप किस में यूज करते हैं बेटा, थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में, यानी कि जितने भी तापमापी होते हैं या जितने भी प्रेशर को मापने वाले इक्विपमेंट हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है किसका, पारे का। क्लियर जी। अगला पॉइंट, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी डिग्री टेम्परेचर पे पारा जो है वो लिक्विड अवस्था में आएगा, तो याद रखेंगे 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर के ऊपर पारा जो है ना बेटा वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर के ऊपर पारा लिक्विड अवस्था में परिवर्तित होता है। क्लियर। तो दो विशेष बातें, क्या कि मोस्टली मेटल आर सॉलिड बट लिक्विड मेटल ओनली सिंगल, कौन सी, मरकरी। हाउ मेनी डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर पे। अब यहां से एक विशेष प्रश्न और बनेगा, नोट डाल करके लिखेंगे। अगर हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अगर इस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या हाई रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, लिखेंगे। हमने क्या कहा, हाई रूम टेम्परेचर,
हाईली रूम टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे दो मेटल, कौन कौन सी, एक आपकी सीजियम और दूसरी कौन सी बेटा, गैलियम। एक कौन सी, सीजियम, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, गैलियम। दो मेटल आपकी कौन सी, सीजियम, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, गैलियम। दोनों की दोनों जो मेटल हैं वो चेंज हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में क्या हो जाएंगी बेटा, चेंज हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। क्या यहां तक क्लियर है क्या? या पेपर में प्रश्न आ जाए कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, या हाईली रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, हाईली यानी कि 25 से ऊपर जा रहा है, या कहा जाए कि रूम टेम्परेचर 25 से क्या है, ज्यादा है, उस समय कौन सी दो धातुएं हैं जो क्या आ सकती हैं बेटा, लिक्विड स्टेज में आ सकती हैं? तो क्या होगा, सीजियम और गैलियम। ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, लिख लेना 2017। CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी दो ऐसी धातु हैं जिनको आप अपनी पाम पर रखेंगे, हथेली पर रखेंगे तो वो पिघलने लग जाती हैं। तो क्या लिखेंगे, सीजियम और गैलियम। लिख लो इसके नीचे, ये दोनों की दोनों धातुएं नोट डाल करके लिखेंगे, हथेली पर रखने से पिघलने लगती हैं। हथेली पर रखने से कौन सी दो ऐसी धातु हैं जो लिक्विड अवस्था में आ जाती हैं? तो क्या लिखेंगे बेटा, सीजियम और गैलियम। ठीक है, क्लियर, पक्का समझ गए यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं, पहले ये उतार लीजिए। हाँ भाई, जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव कनेक्टेड हैं एक बार बता दीजिए कमेंट करके, समझ पा रहे हैं क्या, मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है क्या अच्छे तरीके से? यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक? क्लियर? चले बेटा, चलें आगे। अगला पॉइंट देखिएगा, उसके बाद लिखेंगे मेटल आर मैलिएबल। मेटल आर मैलिएबल, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं बेटा, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मीन सर ये क्या होता है? तो आघात वर्धनीय का मीन होता है, मैलिएबल क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, धातु का वह गुण जिसके माध्यम से धातु को चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कि धातु का वह गुण, अब अगर मेटल को क्या करेंगे बेटा, स्ट्राइक करेंगे, अगर मेटल को क्या किया जाएगा, स्ट्राइक किया जाएगा, फोर्सफुली तरीके से उसको पीटा जाएगा, तो उससे क्या बना सकते हैं हम, उसको बदल सकते हैं किसमें, सीट के रूप में, उसको चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्लियर। यही धातु का गुण क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी कहलाता है, मैलिएबल कहलाता है, कि धातु की वो अवस्था जिसके माध्यम से किसी भी मेटल को जब आप बीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वो अपने शेप एंड साइज को एक्सपेंड कर देगी, यानी कि उसका जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चद्दर के रूप में उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अंडरस्टैंड है? समझ पा रहे हैं जी? आगे चलते हैं। नोट डाल के लिखें मोस्ट मैलिएबल मेटल। क्वेश्चन बन रहा है बेटा, लिखेंगे मोस्ट मैलिएबल मेटल, अधिकांश आघातवर्धनीय धातु। मोस्ट है बेटा, अधिकांश नहीं, सर्वाधिक लिखेंगे। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सर्वाधिक जो आघातवर्धनीय धातु होगी उसे क्या कहेंगे? बताओ। उसे कहेंगे बेटा AU, यानी कि गोल्ड, सोना। सोना सबसे ज्यादा क्या होता है? मैलिएबल होता है। सोना सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? मैलिएबल होता है। सोने को बीट करके उसकी सबसे लंबी क्या बनाई जा सकती है? चद्दर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। ठीक है, सोना जो है वो सर्वाधिक मैलिएबल होता है। अंडरस्टैंड है क्या? समझ पाए? चले चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, मेटल आर डक्टाइल। मेटल आर डक्टाइल, अधिकांश धातुएं, या लिख सकते हैं धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं बेटे? तन्य होती हैं। तन्य में क्या होगा? किसी भी मेटल को अगर आप फोर्सफुली तरीके से स्ट्राइक करेंगे, बीट करेंगे, तो वो मेटल किसका रूप ले लेगी बेटा? कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कन्वर्टेड इनटू वायर, तार के रूप में परिवर्तित। तार के रूप में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। किसी भी धातु को जब आप स्ट्राइक करेंगे, फोर्सफुली तरीके से उसको पीटेंगे, तो उसको तार के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। द डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि तन्यता क्या है? मेटल का एक गुण है कि धातु को पीट करके चद्दर के रूप में ही परिवर्तित किया जा सकता है, और धातु को पीट करके तार के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातु का तार के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तन्य। और धातु का चद्दर के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? आघातवर्धनीय। समझ में आ गई इतनी बात? अगला पॉइंट लिखेंगे बेटे, नोट डाल करके, मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल मेटल इन नेचर, सर्वाधिक तन्य धातु। तो सर्वाधिक तन्य धातु भी कौन सी होगी लाडले बच्चे? सोना। कौन सी होगी बेटा? सोना होगी, AU होगी, गोल्ड होगा। समझ गए? आप जो है यहां पर नोट डाल करके लिख सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम
सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो कौन सी है बेटा? गोल्ड है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो कौन सी है? गोल्ड है। अंडरस्टैंड है? क्लियर? चले चलते हैं भाई। उसके बाद लिखेंगे मेटल आर सोनोरस। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे मेटल आर सोनोरस। धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? क्या धातुएं सोनोरस होती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं बेटा। जब धातु स्ट्राइक करेंगी एक दूसरे से तो क्या निकलेगी? साउंड निकलेगी बेटा। साउंड रिलीज होगी तो धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेटल आर सोनोरस हो गया, साउंड उत्पन्न करती हैं। और हो जाएंगी धातुएं जो है वो चमकीली होती हैं बेटा। क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। ठीक है, मेटल आर चमकीली हो, क्या बोलेंगे? लिख लो, धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। धातुओं का एक गुण होगा धातुएं क्या होती हैं बेटा? चमकीली होती हैं। लस्टर्स, मेटल आर लस्टर्स। मेटल आर लस्टर्स। धातुएं जो हैं वो चमकीली होती हैं। ठीक है, मेटल आर लस्टर्स, धातुएं जो है वो चमकीली होती हैं। क्लियर? समझ पाए? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ विशेष क्वेश्चन जो मेटल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं जी, धातु मैलिएबल भी होती हैं जी, धातु डक्टाइल भी होती हैं जी, धातु लस्टर्स भी होती हैं जी, धातु सोनोरस भी होती हैं जी। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे नोट डाल करके। क्वेश्चन क्या बन रहा है? मेटल आर अगला पॉइंट लिखेंगे मोस्ट अमेंडमेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। क्या लिखेंगे बेटा? एल्यूमिनियम। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? एल्यूमिनियम। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। ठीक है, सेकंड लिख लें अगला पॉइंट, सेकंड मोस्ट अमेंडमेंट मेटल। प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो क्या लिखेंगे बेटा? आयरन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयरन लिखेंगे, लोहा लिखेंगे। Fe मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया है, किसका? लोहे का। क्लियर?
समझ में आ गई बात। तो दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु अर्थ क्रस्ट के ऊपर लोहा हो गया, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मेटल कौन सी हो गई आपके यहाँ पे? एल्यूमिनियम हो गई। अंडरस्टैंड है? चलें आगे, चलें नेक्स्ट। अगला पॉइंट लिखें, हार्डेस्ट मेटल इन नेचर इन अर्थ क्रस्ट लिखते हैं। सर्वाधिक कठोर धातु, या लिख लें सबसे ज्यादा कठोर धातु। कौन सी होगी? पीछे पढ़ा के आया था मैं। हार्डेस्ट मेटल की बात आ जाए तो कौन सी होगी बेटा? टंगस्टन होगी। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट, अगर हैवी मेटल की बात करें, भूपरपट्टी पर सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी बेटा? ऑस्मियम। कौन सी हो जाएगी बच्चे? ऑस्मियम हो जाएगी। क्लियर? वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी बेटा। कौन सी हो जाएगी बेटे? लिथियम हो जाएगी। लिख लो, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। समझ में आ गई? ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए फ्यूचर मेटल, नोट डाल करके लिखेंगे। क्या पूछ लिया जाए? फ्यूचर मेटल, या इसी की जगह पूछा जाए क्या? फ्यूचर गोल्ड, भविष्य का सोना, प्लेटिनम। क्या हो जाएगा बेटे? प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्लेटिनम हो जाएगा। अंडरस्टैंड है? फ्यूचर मेटल या फ्यूचर गोल्ड क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। क्लियर? सारी चीजें समझ आई यहाँ तक? ऐसी कोई बात जो समझ ना आई हो फटाफट से बताओ। चले आगे, अगला पॉइंट लिखे। चलिए, लिखेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या लिखेंगे बेटा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अधिकांश अभिक्रियाशील धातु, अधिकांश अभिक्रियाशील धातु। तो
तो अधिकांश अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी होंगी? 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम। तो लिखेंगे बेटा पोटेशियम जो है वो क्या है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। किसके मुकाबले? सोडियम के मुकाबले भी ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। नंबर 2 पे कौन आएगा? सोडियम आएगा। नंबर 2 पे कौन आएगा? सोडियम आएगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात। अब इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनकी प्रिजर्वेशन के लिए इनके संरक्षण के लिए इनको किस में रखा जाता है बेटा? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है इनको? कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है बच्चे। क्लियर? ओके। तो हमने क्या कहा कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है, ना कि सोडियम। समझ में आ गई? अगर दोनों ऑप्शन में है तो पोटेशियम को सही करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, अकेला पोटेशियम है तो पोटेशियम और अकेला सोडियम है तो सोडियम। लेकिन दोनों ऑप्शन में आ जाए उस कंडीशन में पोटेशियम दैट इज द मोर रिएक्टिव कंपैरिजन टू द सोडियम। समझ में आ गई कि सोडियम के मुकाबले पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इनको मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आए तो आग पकड़ जाएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि कट विद टू द नाइफ, चाकू के माध्यम से क्या किया जा सकता है? इनको कट किया जा सकता है। वाइफ नहीं, नाइफ। चाकू के माध्यम से इनको क्या किया जा सकता है? कट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। अंडरस्टैंड है? जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं भाई समझ पा रहे हैं क्या? आरती हुड्डा गुड मॉर्निंग। हाँ, कैरोसिन ऑयल, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो 2 बातें हमने यहाँ पे आपको बताई। पहली क्या कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम रहेगा, ना कि सोडियम। सोडियम दूसरे नंबर पे। उसके बाद लिखो रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद लिखो अगला पॉइंट, बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशील श्रेणी। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है अभी पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा इसको यार गलत हो गया ये, कैसे लिखो अभी?
ये लिखो भाई, ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और हाँ लेड आएगा यहाँ। पीबी, ठीक है। प्लम्बम आएगा बेटा, यानी कि लेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशेष बात सुनने वाली, अगर सर्वाधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो ये क्या है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। और ये जो नीचे वाले दो आपको दिख रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, सिल्वर और गोल्ड। समझ में आ गई बात? अब लिखें आगे। हम क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं। करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से गया पब लूटने चांदी और सोना। समझ में आ गई? ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखेंगे? करीना का मंगेतर अली जनाब कहाँ गया? पब गया, ठीक है। क्या लूटने? आयरन। आयरन मतलब लोहा नहीं, चांदी सोना। समझ में आ गई बात? अब एक विशेष बात क्या है, सोना और चांदी सबसे कम क्या है? अभिक्रियाशील। तो भाई ये दो ऐसी धातु हैं, अधिकांश क्या कहेंगे हम? सोना, ठीक है, प्लेटिनम, उसके बाद चांदी, जो ना तो पानी के साथ रिएक्ट कर सकते, ना स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट कर सकते, ना गैस यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते। समझ में आ गई? आपने कभी देखा होगा जब आप सोने के आभूषण बनाते हैं तो अगर सोने में इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा मिली हुई है तो सोना ब्लैक हो जाएगा, प्योर सोना ब्लैक नहीं होता, नहीं होता ना। चांदी आपने देखी होगी तो चांदी क्या हो जाती है? अगर प्योर चांदी है तो ब्लैक नहीं होती, लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मिली हुई है तो वो क्या हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी। फिर उसको पानी से रगड़ेंगे तो साफ़ नहीं होगी। उसको साफ़ करने के लिए फिर रॉयल वाटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रॉयल वाटर की आवश्यकता होती है। एसिडिक वाटर, अमलराज, एक्वा रीजिया जिसको बोलते हैं। समझ में आ गई? जो किससे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड से मिला करके बनता है क्या? एक्वा रीजिया, अमलराज, ठीक है। यह शाही पानी जिसको बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? शाही पानी। तो शाही पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो मेटल से बने हुए आभूषण हैं उनको वॉश करने के लिए या उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है। पानी से उनको साफ आप नहीं कर सकते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं कर सकते। अब सोने के आभूषण आप पहन के चलते हो तो वायु से तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं कर रहे तो उनका रंग चेंज नहीं होगा। पानी उन पर डालते रहो कोई फर्क उन पर नहीं पड़ेगा, स्टीम में उनको रखो कोई फर्क उन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ओनली रिएक्ट विद एसिड, सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, बाकी ना स्टीम के साथ, ना वाटर के साथ और ना एयर के साथ क्या नहीं कर सकते? रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों की दोनों विशेष बातें यहाँ से इन दोनों से लिख लो। नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर एंड स्टीम। जल, पानी और भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन? सोना, चांदी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इनको क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? एक्वा रीजिया का इस्तेमाल किया जाता है। ना बेटा, बिल्कुल गलत बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि जो सिल्वर ब्लैक होता है वो अच्छा सिल्वर होता है। अब ब्लैक हो गया, उसमें तो इम्प्योरिटी ऐड है। अब जिसमें इम्प्योरिटी ऐड होगी, जिसमें अशुद्धियाँ मिली होंगी, वो अच्छा सिल्वर कैसे हो जाएगा? मुझे बताइए। अब आप सोने को पढ़ते हैं, सोने का जो मात्रक होता है वो होता है कैरेट। आप पढ़ते हैं 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना, 20
10 कैरेट का सोना पढ़ते हैं ना, तो जो बिल्कुल प्योर सोना होता है, जो बिल्कुल प्योर सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, उसको आप आभूषण के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके आप गहने नहीं बना सकते हैं। गहना बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि तो मिलानी पड़ेगी, 2%, 4%, 8%, 12%, 20%, समझ रहे हो ना। और वह अशुद्धि मिलाई जाती है जिंक और कॉपर की, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल प्योर के तो हम आभूषण बना ही नहीं सकते। और दूसरी कंडीशन में बिल्कुल जो प्योर होगा, जो इम्प्योर होगा, जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होंगी, तो वह अशुद्धियाँ अपना रूप दिखाएंगी, तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि जो चांदी ब्लैक हो रही होगी वो प्योर होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आपने देखा होगा घर पे जब आप दूध पीते हैं, अब एक तो कच्चा दूध है जो आपने गाय भैंस से निकाला है, उसको सीधा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, और एक उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, आधा गिलास पानी, क्या उसको प्योर बोल देंगे क्या हम? नहीं बोलेंगे। तो कहने का मोटिव ये है कि जिस चीज़ में इम्प्योरिटी ऐड हो जाए वो प्योर नहीं रहती है, वो इम्प्योर हो जाती है फिर। ठीक है, और उस इम्प्योरिटी की वजह से ही अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी मिली हुई है तो मेटल का रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा, और अगर कलर चेंज होगा दैट मीन वो एयर से या किसी चीज़ से क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। अगर रिएक्ट कर रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो उसको फिर क्लीन करने के लिए एक्वा रिजिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है आरती, समझ गए हैं आप अच्छे तरीके से? बहुत बेहतरीन, अगर आप समझ गए हैं तो चले आगे। अगला पॉइंट, अगली विशेष बात लिखेंगे नॉन मेटल से संबंधित। आगे लिखें बेटा नॉन मेटल। अधातु, आगे क्या लिखें बेटा? नॉन मेटल, अधातु। पहला पॉइंट, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मोस्टली नॉन मेटल आर गैस, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। लिखो अधिकांश नॉन मेटल। आरती हुड्डा ने कहा नो सर। क्या नो बेटा, एक बार मुझे बताइए, नो का मतलब समझ नहीं पा रहे क्या? क्या नहीं समझे, एक बार बता दीजिए। नॉन मेटल की बात करें कि अधिकांश जो नॉन मेटल हैं वो क्या होती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। लिखो अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश अधातुएं किस में पाई जाती हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या कही कि मोस्टली मेटल आर, या लिख सकते हैं नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होती हैं बेटा? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जैसे सर, तो जैसे बेटा हमने कहा आपको क्लोरीन हो गया, ठीक है, जैसे ब्रोमीन हो गया, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सॉरी हीलियम हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं? नॉन मेटल हैं। सारी की सारी क्या हैं? नॉन मेटल हैं। और सभी पे कैसे चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब जो है वो नॉन मेटल जो हैं वो क्या करती हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करती हैं। नेगेटिव चार्ज की क्या होती हैं बेटा? ये एक्सेप्टर होती हैं। डोनेट किसने किया था? मेटल ने। एक्सेप्ट किसने कर लिया? नॉन मेटल ने। ठीक है, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटे? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ गई? हमने क्या कहा?
कि मोस्टली मेटल आर गैसेस। हमने ये नहीं कहा कि जो मेटल है वो लिक्विड, मोस्टली नॉन मेटल आर गैसेस। ये बात तो नहीं कही ना कि नॉन मेटल लिक्विड नहीं हो सकती हैं या नॉन मेटल ठोस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि नॉन मेटल क्या हो सकती हैं, ठोस भी हो सकती हैं। नॉन मेटल क्या हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो लिक्विड नॉन मेटल कौन सी होगी, ब्रोमीन होगी। कौन सी होगी बेटा, ब्रोमीन। तो लिखो नोट डाल करके, एक्सेप्शन पे तौर पे, अपवाद के तौर पे लिखो एक्सेप्शन, अपवाद। क्या लिखें जी अपवाद के तौर पे बेटे, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है बेटा, लिक्विड नॉन मेटल। क्या है बेटा, लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई गई है, तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में, ठीक है। और वहीं अगर बात करें मेटल की तो आ जाएगा मरकरी यानी कि पारा। वहीं अगर मेटल की बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा, मरकरी यानी कि पारा। क्लियर। अगर यहां पर मैं बात करूं कि ठोस नॉन मेटल कौन सी होंगी, कौन सी नॉन मेटल है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, बताइए। बताओ कौन सी नॉन मेटल हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ग्रेफाइट हो गया और डायमंड हो गया, ठीक है तो नॉन मेटल, लेकिन किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो लिख लो नोट डाल करके। अपवाद, यहाँ पर अपवाद के तौर पे क्या लिख सकते हो, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, सॉलिड नॉन मेटल, ठीक है। हमने कहा कि अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, गैस, लेकिन धातु तो लिक्विड में भी मिल गई है अपवाद के तौर पे, और धातु सॉलिड में भी मिल गई है अपवाद के तौर पे। कौन सी, डायमंड और ग्रेफाइट। तो क्या यहां कह सकते हैं क्या, नॉन मेटल आर दीज एलिमेंट कैन प्रेजेंट लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज स्टेट, कि नॉन मेटल अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं ना। तो लिखो नोट डाल के, क्वेश्चन जनरेट हो गया बेटा। लिखो नोट डाल करके लिखना, नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अधातुएं ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे वस्तु हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो तीनों अवस्थाओं में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, क्लियर है, समझ गए जी। आज का समय हो गया है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी कुछ एक पढ़ ली हैं, बाकी कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड देन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
PDF में सेव कर देता हूँ, तो जितने विद्यार्थी हैं वो देख लीजिएगा। क्लियर? चले चलिए भाई।
जी का मिलते हैं लिखे सारे साइन लिखे और इसका नाम फोन नाम दिए लिखूंगा थोड़े कैसे हो भाई सभी? पहले कहाँ थे इतने दिन? 2 दिन छुट्टी बना ली, 2 दिन है। कहाँ तक पढ़ लिया था कल आपने?